इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हुक्स लॉ क्या होता है। फिर इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, केवल एक मॉड्यूलस हमारे पास बचा हुआ था। इससे पहले हमने यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस को समझ लिया था। बल्क मॉड्यूलस में केवल एक बात बतानी और रह गई थी कि बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस होने की एबिलिटी। देखिए, बल्क मॉड्यूलस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको समझना। अगर मान लो किसी सब्सटेंस का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होगा तो बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या हुआ? के का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू अगर हायर है तो कंप्रेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लो होगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कंप्रेस होने की एबिलिटी, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी बल्क मॉड्यूलस हायर उसको कंप्रेस इजीली नहीं किया जा सकता। वहीं उल्टा अगर हम देखें कि अगर किसी सब्सटेंस के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी हायर होगी। कंप्रेसिबिलिटी हायर का मतलब ये हो उसको सब्सटेंस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस में रिलेशन समझ में आ गया होगा कि बल्क मॉड्यूलस रेसिप्रोकल होता है कि इसका कंप्रेसिबिलिटी का। किसी के एक सब्सटेंस के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू हायर है तो कंप्रेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। मैंने आप लोगों को एक 3D डायग्राम से शियर स्ट्रेन कैसे डेवलप होता है, उसकी वजह से शियर स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेन कैसे डेवलप होता है आपको बताया था। वो डायग्राम कुछ इस तरह से था, जैसे कि हमने मान लो एक क्यूबॉइडल बॉडी बना दी है। यहाँ पास क्यूबॉइडल बॉडी हो गई। इस पर हमने सरफेस के पैरेलल अगर मान लो फोर्स लगाया तो ये जो एजेस हैं ये कहाँ उठ जाएंगे? वर्टेक्स आगे आ जाएंगे। इस तरह से होगा। इसी डायग्राम को हम 2D में देख लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। जैसे कि मान लो हमारे पास सामने से फ्रंट व्यू जो हम देख रहे हैं वो ये दिख रहा है। ए बी सी डी पीछे की तरफ था, फिर ई एफ जी एच कुछ इस तरह से आया था। हम इसको थोड़ा सा नाम डिफरेंट देते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। ए बी सी और डी मैंने इसको दे दिया है। फिर इसके बाद क्या करा है हमने कि अगर इस सरफेस के पैरेलल अगर यहाँ पर फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा? ये जो एजेस थी, ये जो कॉर्नर थे, वर्टेक्स थी, वो थोड़ा सा आगे स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। इस पॉइंट को नाम बोला हमने ए डैश, इस पॉइंट का नाम हो गया है बी डैश। और उसके बीच में जो एंगल है फाई, दिस रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेन। तो फाई क्या होता है? शियर स्ट्रेन। अब फाई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 फाई के इक्वल भी कह सकते हैं। मतलब कि फाई जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 फाई हो जाता है और 10 फाई होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी तो ए डैश विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा? AD। Let us suppose this dimension is L and the variation in this dimension is delta L। इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं तो 10 फाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L बाय L। ये जो हमने क्या दिया है, जो आगे स्लाइटली वेरिएशन में हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ये उस डायमेंशन को डेल्टा L डैश बोल रहा है, डेल्टा L बोला है। और जो इसकी हाइट है उसको क्या बोल दिया? L। तो सिंपल सा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। मतलब ईटा इज इक्वल्स टू वही शियर स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। शियर स्ट्रेन हमने क्या बताया था? फाई से रिप्रेजेंट करा था, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे तो एफ फाई ए विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आप चाहें तो इस फाई की वैल्यू भी रख सकते हैं डेल्टा L बाय L। तो बिल्कुल ये उसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन में ए डेल्टा L। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। अब इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो तीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, यंग्स, बल्क और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इनके अंदर रिलेशन किस तरह से निकालते हैं उसे समझने के लिए हमें पॉइजन्स रेशियो करना होगा। बस 1-2 लेक्चर के बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो देखते रहिए इन वीडियोस को, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे।